भारत का वो हिस्सा जो चारों तरफ से सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है, पर यहां हर पेड़ के पीछे एक बंदूक छुपी है। इनकी संस्कृति बहुत पुरानी है, पर उस संस्कृति का हर बगावत खून से सना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं भारत के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की, जो बहुत शान नजर आता है, लेकिन आज भी नॉर्थ ईस्ट अंदर से जल रहा है। 140 people dead, more than 40,000 people displaced, and more than 1,700 houses destroyed. 4 जून 2015 को एक ऐसा आतंकवादी हमला होता है जिसने पूरे हिंदुस्तान को झिझोर के रख दिया, बल्कि विश्व का ध्यान भी नॉर्थ ईस्ट की ओर आया और हर हिंदुस्तानी को यह लगाया, नहीं, आतंकवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवाद तो नॉर्थ ईस्ट में है। क्योंकि 4 जून 2015 को एक आतंकवादी हमले में 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद होते हैं। मैं अगर आपसे ये कहूं कि 1999 में जो कारगिल वॉर था, उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा हमला था, वो यही हमला था जिसमें महज एक ही झटके में हिंदुस्तान को अपने 18 वीर जवान खो दिए। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे था, वो क्या चाहते थे, क्यों यह हमला किया गया, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक नागा लीडर्स ने बोला, हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना, हमारे को एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए, हमारे को फ्रीडम चाहिए, हिंदुस्तान से आजादी चाहिए। तो उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू किया और लगातार भारतीय सेना के साथ वो लड़ते रहे और कई नागा लीडर्स इसमें मारे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन भारतीय सेना का लगातार प्रेशर, लगातार ऑपरेशन, तो 1975 में उन्होंने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया। नागा नेशनल काउंसिल ने एक एग्रीमेंट किया और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बोला कि हम भी भारत के साथ बातचीत से हल निकालेंगे, और वेपन्स को रखकर वो लोग पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन इन्हीं नागा लीडर्स में से 3 नाम ऐसे थे जो बहुत नाखुश थे अपने बड़े लीडर्स से। इसमें एक था ईशाक, दूसरा मिवा, तीसरा खपलांग। इन तीनों लीडर्स ने बोला कि हिंदुस्तान के साथ बातचीत करके समस्या का हल नहीं निकल सकता। अगर एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए तो हमारे को वेपन से ही एक इंडिपेंडेंट देश मिल सकता है। तो इन्होंने लगातार विद्रोह किया भारत सरकार के साथ और 30 जनवरी 1988 को एक संगठन की स्थापना करी, NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इन तीनों लीडर्स ने मिलकर नागाओं की मांग को उठाना स्टार्ट किया और लगातार भारतीय सेना के ऊपर ये लोग हमले करते रहे। गोरिल्ला वॉर, ये डायरेक्ट आर्मी से नहीं लड़ते थे, हर बार ये क्या करते थे, छापामार युद्ध करते थे। और इनको कौन सपोर्ट करता था? इनको सपोर्ट करता था पूरा वेस्ट, हमारे बगल में चाइना, पड़ोस में बैठा हुआ पाकिस्तान का ISI, लगातार इन्हें फंडिंग भी करता रहा और वेपन से भी मदद करता रहा। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस ने भी क्या किया, बोला इस ग्रुप को खत्म करने के लिए इस ग्रुप को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो हमारी इंटेलिजेंस ने इस ग्रुप के अंदर ऐसे मतभेद पैदा करे कि 1988 6 अप्रैल को यह ग्रुप 2 हिस्सों में टूट गया। एक ग्रुप बना NSCN-IM, दूसरा ग्रुप बना K। दोनों के टूटने का रीजन क्या था? NSCN-IM क्या कर रहा था, नागाओं के हित के लिए भारत में भारतीय सेना से लड़ रहा था। यही जो खपलांग था वो म्यांमार का रहने वाला था, उसने लगातार ईशाक और मिवा के ऊपर प्रेशर दिया कि नहीं, हमें म्यांमार में भी म्यांमार आर्मी के साथ फाइट करना चाहिए। लेकिन ईशाक और मिवा ने बोला कि हम अभी इतने पावरफुल नहीं है कि यहाँ भारतीय सेना से भी लड़ें और वहाँ म्यांमार से भी लड़ें। तो कहीं ना कहीं खपलांग को ऐसा लगा कि यार नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं और मेरे लोग आज भी क्या है, म्यांमार में मेरा इंतजार कर रहे हैं। और इसी का फायदा उठाया हमारी सीक्रेट सर्विस ने और इस ग्रुप को तोड़ दिया। लेकिन भारतीय सेना से ग्रुप टूटने के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। NSCN-IM फिर भी पावरफुल था, NSCN-K धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर होता गया। और भारतीय सेना ने लगातार NSCN-IM के खिलाफ ऑपरेशंस करे, उसके कई लीडर्स को एनकाउंटर में मार दिया। और इतना प्रेशर पड़ा कि 1999 में NSCN-IM यानी कि ईशाक मिवा, जो उस टाइम बैंकॉक में बैठकर इस ग्रुप को कमांड करते थे, उन्होंने भारत सरकार के साथ एक सीज फायर कर लिया। सीज फायर का मतलब कि आज के बाद वो कभी भी
किसी भी भारतीय सेना के ऊपर कोई फायर नहीं करेंगे। उनके जितने भी ट्रेनिंग कैंप होंगे, चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर हो, उस सब की जानकारी भारत सरकार को होगी। उनके ट्रेनिंग कैंपों के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो उनके पास कौन कौन से वेपन हैं, वो कब छुट्टी में जाते हैं, कब वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, ये सारी जानकारी भारत सरकार को देंगे। ये हुआ सीज फायर। अब इसके बाद भारत सरकार का अगला मकसद क्या था कि किसी भी कीमत पर NSCN-K को भी खत्म करना। तो सिर्फ 3 साल के बाद 2002 में NSCN-K ने भी क्या कर दिया, भारत सरकार के सामने सीज फायर कर दिया। सेम वही चीज है जो NSCN-IM ने करी, NSCN-K ने भी वो कर लिया। अब उसने भी वो सारी शर्तें भारत सरकार से मान ली कि मैं भी भारतीय सेना के ऊपर कोई फायर नहीं करूंगा, मेरा कोई भी इंसर्जेंट किसी भी नागरिक को परेशान नहीं करेगा, मेरे जितने भी ट्रेनिंग कैंप होंगे उस सब की जानकारी भारतीय सेना या भारत सरकार को रहेगी। लेकिन खपलांग ने यह सीज फायर सिर्फ 2 ही साल तक रखा और उसने 2003 में इस सीज फायर का उल्लंघन किया और भारतीय सेना पर हमला कर दिया। तो 2003 के बाद NSCN-K के साथ सीज फायर टूट गया और भारतीय सेना ने NSCN-K के खिलाफ लगातार ऑपरेशन करे, कंबाइन ऑपरेशन हुए। इसके प्रेशर में आकर NSCN-K का लीडर बाबा खपलांग हिंदुस्तान से बाहर म्यांमार, थाईलैंड, चाइना पहुंच गया। तभी भारतीय सेना के लगातार ऑपरेशन चल रहे थे और धीरे धीरे इंसर्जेंट कम हो रहे थे, कुछ इंसर्जेंट बढ़ रहे थे, लगातार चाइना फंडिंग कर रहा था, वेस्ट से इनको हथियार मिल रहे थे, ISI का लगातार इनको सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन 2014 में हिंदुस्तान में एक नई सरकार आती है, NDA गवर्नमेंट, और NDA गवर्नमेंट आते ही अपना एक पहला फैसला चेंज करती है जो इससे पहले की गवर्नमेंट ने रखा हुआ था। इससे पहले की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी नॉर्थ ईस्ट को लेके, लुक ईस्ट पॉलिसी। जैसे 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने कहा नहीं, नो लुक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब एक्शन होगा। ये जैसी पॉलिसी लागू हुई, हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना या वेस्ट जो भी नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट कर रहा था, उनमें हलचल शुरू हो गई, क्योंकि उनको पता था कि आप भारतीय सेना हो या भारत सरकार हो, वो लगातार क्या करेगी, एक्शन करेगी नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट के ऊपर। यहीं से उसने प्लानिंग शुरू करी। और तभी क्या होता है, 2015 जनवरी में 2 MSS की एजेंट वो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के अंदर एंटर होती है और एंटर होकर वो आसाम पहुंचती है और आसाम पहुंच के किसी लीडर से मुलाकात करके वाई नेपाल तो दोबारा चाइना पहुंचती है। और ये बात एक आसाम के इंस्पेक्टर के थ्रू हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को बात मिलती है और हमारी IB RNW के साथ ये बात शेयर करती है। इस पूरी चीज को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो पता चलता है कि सही में 2 चाइना की एजेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंटर हुई। लेकिन क्यों हुई कुछ नहीं पता। तभी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो पता करती है कि ये 2 लड़कियां कौन थी और क्यों आई। तभी पता चलता है कि आसाम के अंदर ये परवेज बरुआ से मिले। जैसी ये खबर आती है तो हलचल होना शुरू था, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस की नजरों में या IB हो या RNW हो, जितने भी सीक्रेट सर्विस हो, उनके हिसाब से तो परवेज बरुआ हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो अगर परवेज बरुआ हिंदुस्तान में नहीं है तो आसाम के अंदर परवेज बरुआ से कैसे मीटिंग हो सकती है। तो सीक्रेट सर्विस के लिए ये बात कोई आम बात नहीं थी। जब इसका पता किया गया तो पता चला कि परवेज बरुआ सच में आसाम के अंदर था। परवेज बरुआ उल्फा का लीडर, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। और पता चला कि परवेज बरुआ भी क्या हो गया, चाइना चला गया। लेकिन इंटेलिजेंस को लगा यार नहीं, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर परवेज बरुआ से MSS मतलब चाइना के एजेंट मिलना चाहते थे तो चाइना में भी मिल सकते थे। तो ऐसा क्या था कि परवेज बरुआ को पहले हिंदुस्तान भेजा गया और हिंदुस्तान में उससे मीटिंग करी गई। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो था। और धीरे धीरे इंटेलिजेंस को भी पता चल रहा था कि यार जैसे हिंदुस्तान 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुई है तो उसमें बहुत सारे देश हिंदुस्तान से नाराज हैं। वो नहीं चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शांति हो या नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंट एकदम से खत्म हो। तो हमारी इंटेलिजेंस ने क्या किया, इनपुट लेना स्टार्ट किया। तभी हमारी इंटेलिजेंस को पता चलता है कि म्यांमार से कुछ एक लोग हिंदुस्तान के अंदर एंटर हो रहे हैं और वो स्पेशल फोर्स को बोलते हैं कि जो भी इस बार काउंटर ऑपरेशन होगा उसमें कोई ना कोई इंसर्जेंट उन्हें जिंदा चाहिए। तो जब भी ये इंसर्जेंट इंडिया के अंदर एंटर हों, हमारे को कोई ना कोई ऐसा चाहिए जिससे हम पूछताछ कर सके। और महज 1 महीने के अंदर भारतीय सेना एक ऑपरेशन करती है जिसमें 2 इंसर्जेंट को अरेस्ट कर लेती है। और जब हमारी सीक्रेट सर्विस इनसे पूछताछ करती है तो ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो
सीक्रेट सर्विस के लिए यार बहुत शॉकिंग बात थी कि आज से पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा क्या। जब उनसे और ज्यादा पूछताछ होती है, सीक्रेट सर्विस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक अमरेला बन चुका है, लेकिन वो अमरेला क्या है इन दोनों को भी नहीं पता। तो बोलते यार अमरेला क्या है इन दोनों को भी नहीं पता। तो बहुत शॉकिंग थी सीक्रेट सर्विस कि अमरेला क्या है, अमरेला कोड नहीं खुल रहा था। तो इस अमरेला कोड को कैसे डिकोड किया जाए, तो उनसे पूछा कि इस अमरेला का मतलब क्या है। उसको इन बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर बोला कि नॉर्थ ईस्ट में अब कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। तो यहां पर हमारी सीक्रेट सर्विस ने क्या किया, डिसाइड किया कि यार पहले इस अमरेला कोड को तोड़ना है। लेकिन उन्होंने अपनी लास्ट बात में एक चीज जरूर बोल दी थी कि म्यांमार में एक फुटबॉल मैच होने वाला है और इस फुटबॉल मैच के अंदर ही आपको उस अमरेला को आप डिकोड कर सकते हो। तो हमारी सीक्रेट सर्विस के कुछ लोग क्या होते हैं, अलग कवर आईडीज के अंदर म्यांमार में एंटर होते हैं और कुछ बीबीसी के रिपोर्टर बनकर कुछ अलग कवर आईडीज में, और जब वो म्यांमार पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक फुटबॉल मैच है। और वो फुटबॉल मैच क्या है, 4 टीम एक साइड है, 4 टीम एक साइड है। और जैसे वो फुटबॉल मैच उनके सामने आता है तो उससे पूरी हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस हिल जाती है, क्योंकि फुटबॉल मैच पता है किसके बीच में था, 4 आतंकवादी संगठन एक तरफ थे, 4 आतंकवादी संगठन एक तरफ। तो तभी हिंदुस्तान को पता चलता है कि जिस अमरेला की बात कर रहे हैं ये सारे के सारे 8 ग्रुप क्या है, एक ही अमरेला के नीचे आ चुके हैं। तो अब 8 ग्रुप मिलकर एक अमरेला बन चुके हैं। इस ग्रुप का नाम था UNLFWSEA। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया। और इस ग्रुप के अंडर में 8 मिलिटेंट ग्रुप कहो या इंसर्जेंट ग्रुप कहो, वो सब के सब आ चुके थे। और इन 8 इंसर्जेंट ग्रुपों के नाम NSCN-K, उल्फा, KLO, KYKL, KCB, प्रीपाक, PRO, NDFB। तो इन सब ग्रुपों को एक ही छत के नीचे लेकर आ गए थे। और ये सब की सब चाल किसकी थी, चाइना और ISI की। और इनका एक ही मकसद था कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो छोटे छोटे ग्रुप अलग हो चुके हैं उन ग्रुपों को एक साथ लेके आना और हिंदुस्तान के ऊपर एक ऐसा अटैक करना जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल जाए। और ये क्या था, यही था 4 जून 2015 की घटना। लेकिन अब आप ये कहोगे कि जब हिंदुस्तान की सरकार को पहले ही पता चल गया था कि अमरेला बन चुका है, ये अमरेला क्यों नहीं टूटा। तो इसका रीजन क्या था कि जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया था कि ये 8 ग्रुप होकर एक नया अमरेला बन चुके हैं और इनको जो लीड कर रहा है वो लीड कर रहा है कौन, खपलांग बाबा। इसका जो नेक्स्ट 4 है वो कौन है, वो है उल्फा का लीडर परवेज बरवा। और इसको जो ग्राउंड पर जो लीड करेगा वो क्या करेगा, कर्नल समंग और कोंगो कोनियाल और सुमी। ये लोग ग्राउंड में ऑपरेट करने वाले थे। ये सब के सब नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स हैं। लेकिन भारत सरकार को एक चीज तो पता चल गई थी, लेकिन हमारी सीक्रेट सर्विस को ये नहीं पता था ये क्या करने वाले हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने सारे पॉलिटिकल लीडर को सेव किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये नॉर्थ ईस्ट में किसी बड़े पॉलिटिकल टारगेट्स को किल कर सकते हैं, या इन्हें लगा कि ये भारतीय सेना के ऊपर अटैक करेंगे। हम ये सोच ही रहे थे कि इस ग्रुप को भी पता चल गया था क्या कि भारतीय सेना को पता चल चुका है हमारा अमरेला के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 डोगरा रेजिमेंट के ऊपर 4 जून 2015 को एक ऐसा अम्बुश किया जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए। महज 5 मिनट के अम्बुश के अंदर 18 जवान शहीद होना, भारत सरकार को छोड़ो पूरी दुनिया हिल गई। और हिंदुस्तान को पता था कि अगर इस अमरेला को अभी नहीं तोड़ा ना तो इससे बड़ा अटैक होगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि महज हफ्ते भर के अंदर इस अमरेला को तोड़ना है। अब यहां से डिसाइड होता है कि इस अमरेला को कैसे तोड़ें, क्योंकि ये इंसर्जेंट ग्रुप क्या हो गया, इन्होंने अटैक करके ये हिंदुस्तान में नहीं थे, ये दोबारा म्यांमार में चले गए थे। और म्यांमार यानी कि दूसरा देश, यानी कि दूसरा देश अगर आप अपनी सेना को LOC क्रॉस करके भेजते हो तो एक वॉर है। और चाइना चाहता ही ये था कि हिंदुस्तान क्या करे, म्यांमार के अंदर एक अटैक करे जिसको चाइना एक वॉर का रूप दे सके। सेम पाकिस्तान की भी यही चाल, और वेस्ट बैठा हुआ था कि हिंदुस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए कि उसने म्यांमार में अटैक किया। तो इतना आसान नहीं था इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, NSA चीफ डोभाल साहब, देश के जनरल सुहाग सर का एक जॉइंट मीटिंग होती है और ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमने इस ग्रुप को 1 हफ्ते के अंदर खत्म नहीं किया, इस अमरेला को नहीं तोड़ा, तो इससे बड़ा अटैक नॉर्थ ईस्ट पर और होगा। क्योंकि
चाइना इनके पूरे सपोर्ट में है, वेस्ट इनको टोटल फंड कर रहा है, आईएसआई के टोटल एजेंट इनके साथ कंबाइंड ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि आईएसआई भी पूरी नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव, चाइना एक्टिव, जो इंडियन आर्मी के हर कैंप पर नजर रखी हुई थी। अब स्पेशल फोर्स को कैसे मूव करें, क्योंकि स्पेशल फोर्स का मूव करने का मतलब है कि म्यांमार में जो इनकी लोकेशन है, जो अभी हमारी इंटेलिजेंस के पास आ चुकी है, ये अपनी लोकेशन चेंज कर देंगे। तभी हिंदुस्तान की स्पेशल फोर्स या हमारी इंटेलिजेंस विंग कहें या RNW कहें या IB कहें या MI कहें, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एक प्लान करती है। वो प्लान क्या करती है, वो हमारी स्पेशल फोर्स को बोलती है कि तुम 13 बिहार रेजिमेंट के कपड़े पहन लो, क्योंकि 13 बिहार रेजिमेंट क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट से पीस में आ रही थी। अब सारे स्पेशल फोर्स क्या करते हैं, 13 बिहार रेजिमेंट के कपड़े पहनकर मूव करना शुरू करते हैं। जबकि मिलिटेंट की इंटेलिजेंस बोलो या चाइना की इंटेलिजेंस को पहले ही पता था कि बिहार रेजिमेंट नॉर्थ ईस्ट से कहाँ जा रही है, कहीं पीस में जा रही है। सपोज करो दिल्ली, मुंबई, कहीं उनकी पोस्टिंग हो रही है, तो उनका कहीं ना कहीं मूवमेंट तो लगातार था ही। तो उनको लग रहा था कि ये बिहार रेजिमेंट मूव कर रही है, उनको ये नहीं पता था कि हमारी स्पेशल फोर्स मूव कर रही है। और हमारी स्पेशल फोर्स पूरी रेडी हो चुकी थी, वो बिल्कुल नजदीक म्यांमार के बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी, जहां से महज 20 किलोमीटर दूर क्या थे, एक ट्रेनिंग कैंप थे, जहां पर ये सारे के सारे इंसर्जेंट ग्रुप बैठे हुए थे। और वो दिन आता है 9 जून 2015 को, और हमारे 21 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज भारत की LOC को क्रॉस करके रात को लगभग 1900 बजे यानी कि 7 बजे मूव करते हैं और टारगेट पर पहुंचते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 1 बजे के समथिंग, और एक काउंटर अटैक करते हैं ट्रेनिंग कैंप पर और लगभग 40 से लेकर 60 इंसर्जेंट ग्रुप को खत्म कर देते हैं। और जो ये 8 मिलिटेंट ग्रुप मिलकर या इंसर्जेंट ग्रुप मिलकर एक अम्ब्रेला बना, 9 जून को इस अम्ब्रेला को तोड़ दिया जाता है। और इसका प्रेशर इतना होता है कि इस 8 में से 5 ग्रुप भारत सरकार के सामने सरेंडर कर देते हैं। और 2017 में NSCN-K का लीडर बाबा खपलांग की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 2017 में सुमी इसकी कमांड संभालते हैं, लेकिन 2018 में ही उनके ऊपर प्रेशर आता है और सुमी को NSCN-K के चेयरमैन से हटा के नए चेयरमैन बनते हैं, जो पहले से ही खपलांग के परिवार को बिलोंग करते थे, अंग संग। और आज भी NSCN-K के वो क्या है, लीडर हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर थाईलैंड कहो, म्यांमार कहो, क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं NSCN-K को। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार या हमारी आर्मी लगातार NSCN-K को नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं से बाहर रख रही है। लेकिन एक छोटा सा सवाल आप में कि यार क्यों नॉर्थ ईस्ट में ये लोग इंसर्जेंट फैला रहे हैं, क्या है इनकी मांगे, क्या चाहते हैं ये लोग। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलूं एक आसान भाषाओं में समझाने के लिए कि अगर आपको किसी का बहुत शांत परिवार तोड़ना हो, तो उस परिवार के 1 या 2 लोगों को क्या आप कर दो, अपने साथ मिला लो या गंदी आदत डाल लो, तो उस परिवार का टूटना बहुत आसान हो जाएगा। तो हिंदुस्तान एक परिवार, नॉर्थ ईस्ट उस परिवार का एक हिस्सा, वेस्ट कहो, ISI कहो या चाइना कहो, लगातार यहाँ के लोगों को या बाहर से जो इनके जैसे दिखते हैं उन लोगों को इनके साथ मिलाकर लगातार नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या करना, आर्मी के ऊपर अटैक करना, मासूम लोगों को निशाना बनाना, ताकि हिंदुस्तान हमेशा डिस्टर्ब रहे, हम एक सुपर पावर ना बन पाए। ये क्या है, ये हमारे पड़ोसी मुल्कों का क्या होता है, एक मोटो होता है कि किसी भी देश को कैसे तरक्की होने से रोकें या एक सुपर पावर बनने से रोकें। और आज भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन सनराइज लगातार चल रहे हैं, इंसर्जेंटों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी हैं और बहुत जल्दी हमारी भारतीय सेना, हमारी भारत सरकार पूरी नॉर्थ ईस्ट को पीस बनाएगी। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही सहयोग कि इस देश में देश प्रेम से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है।